नमस्कार। स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। आज अपनी भारतीय इतिहास के तहत जो हमारा घटना चक्र की हमारी घटना चक्र वाली पुस्तक है उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी घटना चक्र के भारतीय इतिहास के तहत हम अपना आधुनिक भारत को पूरा करेंगे और इसी के क्रम में आज आपका चैप्टर नंबर आपका 13 होगा। ये आपका चैप्टर नंबर 13 होगा। इसी में हम देखेंगे कि कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में, उसमें कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, एक तो गर्म दल और दूसरा था नरम दल। और इससे पीछे के वीडियो में मैंने आपको कांग्रेस की पूरी हिस्ट्री बताई थी कि कांग्रेस की स्थापना कौन कौन से अधिवेशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुए, वो मैंने आपको सब कुछ बताया था। अब इसी कांग्रेस में से दो दल बनेंगे, एक तो गर्म दल और एक आपका नरम दल। और यही दोनों गर्म दल और नरम दल 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये दोनों एक हो जाए। इसी बीच में ये देखना है कि इन इन दोनों ने, करम दल और नरम दल ने, 1907 से लेकर 1916 के बीच में कौन कौन से कार्य किए हैं अलग होकर, और क्या क्या उनका प्रभाव पड़ा है भारतीय राजनीति पर, या ईस्ट इंडिया के खिलाफ किसने सख्ती से कार्रवाई की है। ये आपको सब कुछ यहीं पर देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है, तो उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे कि कॉन्सेप्ट किस तरीके से इसका लेकर चलेंगे। तो देखो, ये जो वीडियो होगा आपको यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीओ, आरओ और एआरओ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। और जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, या आप एमपीपीएससी ले लो या बीपीएससी ले लो या आरपीएससी ले लो, इनमें सबके लिए क्वेश्चन कॉमन ही रहते हैं ज़्यादातर। ये तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये आपका। चलो स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखो, हुआ क्या कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व इटली अबिसिनिया युद्ध, अर्थात जिसमें इटली की औपनिवेशिक शक्ति पराजित हुई, अर्थात कहने का मतलब यह है कि 1899 से 1901 के दौरान चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बॉक्सर आंदोलन तथा रूस पर जापान की विजय, इन सब ने प्रभावित किया किसको, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों। किंतु इनमें 1905 में जापान की रूस पर विजय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। क्यों पड़ा था? देखो, जापान छोटा सा देश, जापान ने खुद ही, देखो जापान छोटा सा देश होने के साथ साथ ही क्या हुआ, जापान ने रूस को जीत लिया। मतलब विश्व का सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, उसको इस युद्ध में हरा दिया। तो इसी वजह से ही भारतीयों के मन में भी कहीं ना कहीं आशंका थी कि जब इतने छोटे से देश ने इतने बड़े रूस को हरा दिया, तो क्यों ना हम इन सबको, या हम आपस में एक साथ मिलकर ही इन अंग्रेजों को यहाँ से, भारत से बाहर भगा दें। तो यही प्लान भारतीयों का भी था। और इसी वजह से क्या हुआ कि जब गर्म दल और नरम दल में क्या हो जाती है, फूट फूट पड़ना शुरू हो जाती है यहीं से। और जापान ने 1905 में जार शाही रूस को हराकर स्वयं सैनिक सृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया अपने आप को। और इससे इस मिथ्या का भ्रम का निवारण हो गया कि जो गोरी जाति के लोग हैं वे अजय हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो गोरे लोग कहते थे ना कि हमें कोई नहीं हरा सकता, हम ईश्वर का प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं, वो भ्रम यहाँ पर टूट गया। जापान ने भ्रम तोड़ दिया वो पूरी तरीके से। और कांग्रेस के नरम दल के नेता की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजा वामबंदी थी और आंदोलन था। अर्थात कहने का मतलब यह है कि प्रशासन में ये लोग भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था इनका उद्देश्य, जो नरम दल के लोग थे। लेकिन जो गरम दल के लोग थे, वो नेताओं की मुख्य मांगे अनुकूल पुनर्गठन की पद्धति थी। अर्थात कहने का मतलब ये कि 1907 में इन्हीं विवादों को लेकर, कहने का मतलब ये है कि नरम दल के जो लोग थे वो तो अपनी मांग सीधे तरीके से अंग्रेजों के सामने रखते थे, लेकिन जो गरम दल के लोग थे वो अपनी मांगे उग्र तरीके से मनवाने के लिए रखते थे। अर्थात ये उग्र तरीके से आंदोलन करते थे। देखो, आंदोलन तो करना दोनों ही करते थे, लेकिन ये नरम दल वाले शांत स्वभाव में आंदोलन करते थे, और वहीं पर गरम दल वाले उग्र तरीके से आंदोलन को ये करते थे। और इसी वजह से क्या था कि अंग्रेज इनका आसानी से दमन कर लेते थे। लेकिन गरम दल और नरम दल का दोनों का उद्देश्य एक ही था, पूर्ण स्वराज, और कुछ था ही नहीं। लेकिन बस क्या था कि रास्ते दोनों के अलग अलग हो गए थे। जैसे कहते हैं कि दो भाई भटक जाते हैं और अलग अलग रास्तों पर चल पड़ते हैं, लेकिन मंजिल उनकी एक ही है। और उसी तरीके से इस नरम दल और गरम दल की भी मंजिल एक ही थी। और इसी वजह से क्या हुआ कि 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई। उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी थे। जो उदारवादी दल के नेता थे वो नरमपंथी कहलाए, जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, विमोच चंद्र बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि शहरी क्षेत्रों से ये संबंधित थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का
जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, साहित्य व्यक्ति सम्मिलित थे। इनका अधिकार था और उपाधियां और बड़े-बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र थे। कांग्रेस में आने वाले प्रतिनिधि बड़े-बड़े नगरों से आते थे तथा जनसाधारण में से इनका कोई संपर्क नहीं था। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबद्ध थे। वह संभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन जाते हैं, अर्थात किसके? गोपाल कृष्ण गोखले के। तो ये पूछ लिया जाता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले ने 1889 में सर्वप्रथम राजनीति में भाग लिया और 1897 ईस्वी में उन्हें और वाचा वाचा मतलब दिनसा वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त वेलबी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने के लिए कहा गया। वर्ष 1902 में वह बंबई संविधान परिषद के लिए कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ, अर्थात उद्भव हुआ। और उग्रवादी विचारधारा के चार प्रमुख नेता थे जिन्हें हम लाल बाल पाल के नाम से भी जानते हैं, अर्थात बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पॉल और अरविंद घोष। तो ध्यान रखना कि लाल बाल पाल के नाम से कौन जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब विपिन चंद्र पॉल और अरविंद घोष। चार व्यक्ति ऐसे थे जो उग्र विचारधारा के थे, अर्थात ये गर्म दल के नेता थे। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांगे मनवाने में विश्वास नहीं था। तिलक ने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप भी लगाया था। उनके नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति समाप्त हो गई, जहां उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलनों में, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में, वार्षिक सम्मेलनों में तथा भाषण देने में, प्रस्ताव पारित करने में और इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करता था। वहीं दूसरी ओर उग्रवादी दल आक्रामक प्रतिरोध में, अर्थात सामूहिक आंदोलन तथा आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करता था। इनके लिए स्वराज का अर्थ विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्र था, जबकि उदारवादी दल के स्वराज का अर्थ साम्राज्य के अंदर ही औपनिवेशिक स्वशासन था। ये इन दोनों में अंतर था। लाला लाजपत राय के जो पंजाब केसरी था, अर्थात लाला लाजपत राय जो थे वो शेरे पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गर्म दल के नेता थे, पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे ये। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल को लाल, बाल और पाल के नाम से, अर्थात लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पॉल मतलब विपिन चंद्र पॉल के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय घायल हुए, जिसके कारण वे 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता जो थे मेजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था तथा बाद में उन्होंने मेजनी की उत्कृष्ट रचना ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया था। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पॉल थे। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। सर वैलेंटाइन सरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। ये ध्यान रखना कि तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? तो सर वैलेंटाइन सरोल ने। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर ने दया की वकालत करते हुए यह कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष की कारावास देकर मांडले जेल अर्थात बर्मा भेज दिया गया। तिलक को हुई इस सजा के विरोधाभास स्वरूप बंबई में कपड़ा मिल मजदूरों ने देश की पहली राजनीतिक हड़ताल की थी और मांडले जेल में इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। तिलक सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, वे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और
इस दृष्टि से वे महात्मा गांधी के अग्रगामी कहे जाते हैं। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब, गो हत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव और गणपति पर्व का आरंभ किया ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हो गई और बाद में उनकी अर्थी को महात्मा गांधी, ये जरूर ध्यान रखना कि किस किसी ने कंधा दिया था अर्थी को, तो महात्मा गांधी थे। इनके साथ मौलाना शौकत अली, सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था और मौलाना हसरत मोहनी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। अब इसके जरा प्रश्न भी देख लेते हैं। देखो क्या क्या कहते हैं इसके प्रश्न, उनके बारे में अब हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखो, महात्मा गांधी के पर्दापण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था। अभी देखो पीछे कि किस किस घटनाओं ने प्रभावित किया था। और 1898 में इटली में अबिसिनिया युद्ध ने, बिल्कुल। चीन के बॉक्सर आंदोलन ने, ये भी हुआ था। ऑरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन, ये भी। और रूस जापान युद्ध में जापान की विजय ने भी प्रभावित किया था। तो आंसर आपका डी बनेगा। 1 2 3 4। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को महात्मा गांधी के पर्दापण के पूर्व इटली अबिसिनिया युद्ध, जिसमें इटली की औपनिवेशिक शक्ति पराजित हुई, 1899 से 1901 के दौरान चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बॉक्सर आंदोलन तथा रूस पर जापान की विजय, इन सब ने प्रभावित किया था। किंतु इनमें वर्ष 1905 में जापान की रूस पर विजय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। जापान ने वर्ष 1905 में जार शाही रूस को हराकर स्वयं एक सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था। इससे इस मिथ्या का भ्रम का निवारण हो गया कि गोरी जाति को लोग अजय हैं, अर्थात गोरी जाति के लोग अजय हैं। इस मिथ्या का अर्थात इस भ्रम का, ये भ्रम यहाँ पर टूट जाता है। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, तो कांग्रेस के नरम दल के आंदोलन की जो पद्धति थी वो कैसी थी? राजाम वामपंथी आंदोलन था इनका, अर्थात बस अंग्रेजों के हित में ही वो इस तरह के आंदोलन चलाते थे। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजाम वामपंथी आंदोलन अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन था, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल विभाजित हो गए? तो इनमें था स्वदेशी आंदोलन। आंसर आपका ए बनेगा। स्वदेशी आंदोलन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बंगाल से बाहर प्रसार को लेकर कांग्रेस के उग्रपंथी तथा नरमपंथी धड़ों के मध्य मतभेद व्याप्त था। गर्मपंथी आंदोलनकारी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित न रखकर उसे अन्य देश के हिस्से तक पहुंचाना चाहते थे। वे केवल विदेशी माल के बहिष्कार से ही संतुष्टि नहीं थी, बल्कि वे चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को किसी भी तरह का सहयोग न दिया जाए। नेक्स्ट, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। देखो नरमपंथी नेता कौन थे? वो शहरी क्षेत्रों से आए थे। जितने भी नरमपंथी नेता थे पढ़े लिखे थे, समृद्ध वर्ग था। उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी शहरी क्षेत्रों से संबंधित है। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यम वर्ग बुद्धिजीवियों का, जिनमें कोई वकील था, डॉक्टर था, इंजीनियर था, पत्रकार था, कोई साहित्यकार था, सम्मिलित थे, का अधिकार था। उपाधियां और बड़े बड़े पद पर इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे, अर्थात जो उपाधि होती थी और जो बड़े बड़े पद थे वो इनके लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1904 में 4 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? तो एक व्यक्ति ऐसे ही थे, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने स्वशासन पर ज्यादा जोर दिया था। दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग की। 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार ये बात रखी गई और वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अपने संदेश में भी स्वशासन की बात कही थी और 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में अपनी अध्यक्षीय भाषण में स्वराज की मांग रखी थी इन्होंने। नेक्स्ट, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? कौन उग्रपंथी नहीं था? तो ये थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। देखो बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी थे, उग्रवादी नहीं कहेंगे, ये उग्रपंथी थे, अर्थात ये गरम दल के नेता थे। मदन लाल ढींगरा थे और उधम सिंह थे। तो आंसर आपका डी बनेगा। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंधित थे। वह संभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। नेक्स्ट, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? देखो कौन नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ही नहीं थे। बाकी देखो लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पॉल और लाला लाजपत राय, ये तीनों उग्रवादी खेमे से संबंधित थे आपके।
निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता नहीं था? उग्रवादी तो देखो बिपिन चंद्र पॉल भी थे, बीजी तिलक भी थे और लाला लाजपत राय भी थे। तो कौन नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो ऐसे एक ही व्यक्ति थे, बाल गंगाधर तिलक साहब। 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ और उग्रवादी विचारधारा के चार प्रमुख नेता थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पॉल और अरविंद घोष। इन नेताओं ने स्वराज्य की प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांगे मनवाने में विश्वास नहीं था। तिलक ने कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का भी आरोप लगाया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति पर दोष लगाया? तो एक ही व्यक्ति थे, बाल गंगाधर तिलक साहब। ये आंसर। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। किसमें समाप्त हो गई? देखो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। ये आपका आंसर भी होगा। कांग्रेस के नेतृत्व के आवेदन की नीति की असफलता ने देश के अंदर और खुद कांग्रेस के अंदर असंतोष पैदा किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस के प्रति अपनाई जाने वाली उपेक्षा पूर्ण नीति ने कांग्रेस के युवा नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पॉल के अंदर आंदोलित किया। इन युवा नेताओं ने उदारवादी नेताओं की राजनीतिक भिक्षावृत्ति में कोई विश्वास नहीं जताया। इन्होंने स्वराज्य प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया। बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के अग्रदूत थे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति समाप्त हो गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था अर्थात बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक साहब ने। आंसर बी होगा। उग्र विचार वाले नेता ने कांग्रेस के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां की। उनमें से एक बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को याचना संस्था अर्थात बेगिंग इंस्टीट्यूट की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावधीन आया। कब प्रभावधीन आया था? ये आया था 1906 में। आंसर आपका सी, बंगाल विभाजन के बाद। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। 1905 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गर्म दल का प्रभाव बढ़ा। गर्म दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पॉल, अरविंद घोष ने मिलकर किया था। इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो ये थे आपके अरविंद घोष। आंसर आपका ए होगा। अरविंद घोष कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा अथवा गर्म पक्ष के नेता थे। वे गर्म दल के चार स्तंभ अर्थात लाला लाजपत राय, आपके बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल और अरविंद घोष में से एक थे। 1893 से 94 ईस्वी में अपने एक लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है और अराष्ट्रवादी और पूर्णतः असफल रही है तथा इसकी शासकों के अप्रसन्न होने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को उन्होंने कायरता की संज्ञा दी। उनके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा मणिकतल्ला उद्यान में छापा मार कर जिन 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें अरविंद घोष भी थे। सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र मामले के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा हुई किंतु बाद में वे साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। कालांतर में वे क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए और पांडिचेरी चले गए। निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? तो कौन उग्रवादी था? फिरोज शाह मेहता तो नरम दल के थे, गोपाल कृष्ण भी नरम दल के, विपिन चंद्र पॉल जो थे वो आपके उग्र दल के नेता थे। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता? तो ये थे आपके बाल गंगाधर तिलक। ये नरम दल से नहीं थे, ये आपके गर्म दल से संबंधित थे। शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है तो लाला लाजपत राय को। आंसर आपका सी होगा। लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गर्म दल के नेता थे, पंजाब के प्रतिनिधि थे और इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस के उदारवादियों से नहीं जुड़ा था? तो वो फिरोज शाह मेहता जुड़े थे, दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो लाला लाजपत राय नहीं थे। आंसर आपका डी होगा। निम्नलिखित में से एक को लाला लाजपत राय ने अपने राजनीतिक गुरु माना था, तो ये कौन थे? तो लाला लाजपत राय के जो गुरु थे वो थे मेजनी और इन्हीं की पुस्तक का इन्होंने उर्दू में अनुवाद भी किया था। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी या राष्ट्रपिता मेजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना तथा बाद में उन्होंने मेजनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया था।
उन्होंने मेजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। तो ये ऐसे कौन से व्यक्ति थे? तो ऐसे व्यक्ति थे लाला लाजपत राय। आंसर आपका सी। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय वर्ष 1907 से 6 माह के निर्वासन के दौरान वे कुछ समय के लिए अमेरिका में रहे और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वापस लौटे। राजनीतिज्ञ के साथ साथ वह ओजस्वी लेखक भी थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, शिवाजी, स्वामी दयानंद सरस्वती, मेजनी, गैरिबाल्डी पर संक्षिप्त जीवनियां भी लिखी हैं और अनहैप्पी इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई पोर्टेशन भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? तो मध्यम मार्गी नहीं थे बाल गंगाधर तिलक। आंसर बी होगा आपका। कांग्रेस की प्रारंभिक उदारवादी अथवा मध्यम मार्गी नीतियों से नव राष्ट्रवादी के रूप में प्रसिद्ध लाल बाल पाल का मोह भंग हो गया। बाल गंगाधर तिलक इस नई विचारधारा के अग्रदूत थे। वे मध्यम मार्गी न होकर उग्र नीतियों के समर्थक थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो स्वदेशी के समर्थक कौन थे? तो ये थे अमर अरविंद घोष। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता लाला लाजपत राय पंजाब में, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से थे और बिपिन चंद्र पाल बंगाल से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय अशांति का जनक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। सी आंसर। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे। उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। यह उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाली संस्था से बदलकर सरकार की आलोचक संस्था बन गई। एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझती थी। सर वैलेंटाइन सिरोल उन्हें भारतीय अशांति का जन्मदाता कहता था। तिलक सिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड भी गए थे। यद्यपि वह मुकदमा हार गए किंतु इसका उचित प्रभाव हुआ। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने ही बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था। किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो फिर से वही सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल। आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक साहब को ही भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो ऐसे व्यक्ति थे मैक्स मूलर साहब। आंसर आपका बी होगा। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर ने दया की वकालत करते हुए कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे जब, कब? देखो, वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने? नहीं। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया? ये भी नहीं है आपका। सरकार ने उन्हें रेड मर्डर के केस में अभियुक्त बनाया? ये भी नहीं। उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव की स्थापना की थी? हाँ। अच्छा, को वे एक लोकप्रिय शिक्षक थे? ये तो नहीं होगा। उन्हें एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया था? हाँ, ये भी बनेगा आपका। तो देखो, इसमें क्या होगा कि एक से ज्यादा उत्तर मिलेंगे आपके, तो आंसर आपका ई बनेगा इसमें। देखो, ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे असिस्टेंट कलेक्टर रेड हेड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया। उन्हें 18 माह की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल के बाहर आए तो राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे। इस तरह वे किसी घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई। अर्थात कहने का मतलब ये कि उनमें से वे किसी एक घटना से नहीं, अनेक घटनाओं से जुड़े हुए थे। देखो, 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक साहब। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष की कारावास की सजा देकर इन्हें मांडले जेल भेज दिया गया। मांडले जेल कहाँ है? बर्मा अर्थात म्यांमार में। नेक्स्ट, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा हुई थी? तो 6 वर्ष की सजा हुई थी। बी आंसर। अब कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? अब ये आपको बताना। देखो, आयातित वस्तुओं पर देशी वस्तुओं का को प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना, ये नहीं था आपका। संवैधानिक साधनों और एवं याचिका के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन की प्राप्ति करना, ये आपका आंसर बनेगा। आपका आंसर इसका मतलब बी ही हो जाएगा। जहां उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलनों में, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में, वार्षिक सम्मेलनों में भाषण देने में, प्रस्ताव पारित करने और इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करता था, वहीं दूसरी ओर उग्रवादी दल आक्रामक प्रतिरोध में, सामूहिक आंदोलन तथा आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करता था। इनके लिए स्वराज का
अर्थ विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता था, जबकि उदारवादी दल के स्वराज का अर्थ साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन था। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। इसका कारण क्या था? देखो, उन पर सर सैयद अहमद खां का प्रभाव था? ऐसा तो नहीं था, पूरी तरह से तो नहीं था। उग्रवादी नेता का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण था? ये भी नहीं था आपका। मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीन भाव रहा? नहीं। उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अल्पाने लापने की नीति का? ये आपका आंसर है, डी आंसर लगेगा। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्र आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए क्योंकि उग्रवादी नेता हिंदू अतीत को वापस लाने की बात करते थे। और अरविंद घोष ने कहा कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है और एक ईश्वर की देन है। को बताने हैं और ये अपना बेस्ट उत्तर देना है कि कौन सा होगा। देखो, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायवादी थे, क्या ये ठीक है? सांप्रदायवादी तो नहीं थे बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था, हाँ ये ठीक है आपका। इसका मतलब ए गलत है और आर सही है, फिर डी होगा। देखो, सांप तिलक सांप्रदायिक नेता नहीं थे, वे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता के निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टि से वे महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब, गौ हत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव, गणपति पर्व आरंभ किया ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। इस प्रकार उन्होंने राज उस प्रकार उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में तो प्रयोग किया, परंतु इसका उद्देश्य सांप्रदायिकतावादी नहीं बल्कि जन जागरण था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो महाराष्ट्र में गणपति पर्व का जो श्री गणेश हुआ था वो बाल गंगाधर तिलक के साथ हुआ था। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो एक ही व्यक्ति थे, बाल गंगाधर तिलक साहब, डी आंसर। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? इसमें कौन कौन थे? महात्मा गांधी के साथ कौन थे? देखो, शौकत अली थे, हाँ जी, मोहम्मद अली नहीं थे, मौलाना आजाद भी नहीं थे और एम ए अंसारी भी नहीं थे। तो आंसर ए होगा। अब देखो, महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर की मृत्यु जो हुई थी वो 1 अगस्त 1920 को हुई थी और इसी दिन असहयोग आंदोलन भी शुरू हुआ था। मृत्यु होगी, उनके बाद अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली, सैफुद्दीन किचलू ने इनकी अर्थी को कांधा दिया था और मौलाना हजरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। तो ये तो हो जाता है आपका गरम दल और नरम दल। ये आपका चैप्टर इतना ही है और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब देखो, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम आपको पीडीएफ मिलती रहती है और लेक्चर आप ये देख लो कि लेक्चर नंबर 1 से लेकर 13 तक मैंने ऑलरेडी पीडीएफ वहाँ पर डाल दी। एक ही पीडीएफ आपको डाल दी है, कंप्लीट पीडीएफ, ताकि आपको सारी पीडीएफों को एक साथ इकट्ठा करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो 13 लेक्चर की पीडीएफ आपकी अपलोड हो चुकी है, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं जाकर। और यदि जो मैंने आपको हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ा दी है, यूट्यूब पे मैंने हिस्ट्री कंप्लीट पूरे विद कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा दी, और यदि आपको उसके नोट्स चाहिए तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।